स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में, जहां पे आज हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश के इतिहास को एमसीक्यूज़ के थ्रू। लास्ट लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को कवर किया था, जिसमें हमने ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन सकते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा आने वाले एग्ज़ाम्स में, तो इम्पॉर्टेंट ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें हम इतिहास के प्रश्नों को, जिसमें हम प्राचीन इतिहास से लेकर के आज के मॉडर्न इतिहास तक के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हम फ्रीडम स्ट्रगल को कवर करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज एचपीजीके को कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतिहास के कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न निर्मड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के बारे में है, जो 7वीं शताब्दी में मिला था। तो ये आपने बताना है कि ये कहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन मिला था, यानी ये शिलालेख या ये अभिलेख कहाँ पे मिला था। पहले इंस्क्रिप्शन आप जानते होंगे कि इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख किसी एक अपने पास कठोर सतह पर खोदकर जो लिखा जाता है कुछ, चाहे स्टोन हो, है ना, चाहे किसी मेटल पे लिखा हो कुछ, उसको कुरेद कर जो लिखा जाता है उसको हम इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है अभिलेख और पांडुलिपियाँ। ठीक है। पांडुलिपियाँ आपको किसी जो हाथ से लिखी जाती है, ठीक है, किसी पत्ते पे या फिर बुक्स पे, है ना, तो उनको हम पांडुलिपियाँ बोलते हैं। और अभिलेख जो किसी कठोर सतह पर उकेर कर लिखे जाते हैं, तो इनको इंग्लिश में तो मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपियों को, और अभिलेखों को इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपने बताना है निर्मंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो निर्मंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कुल्लू के निर्मंड में मिलेगा ये देखने को। और इस इंस्क्रिप्शन को आपके रूलर जो समुद्रसेन थे, तो ये समुद्रसेन आप याद रखेंगे। और वहीं अगर हम ऑप्शन ए में मंडी के सलानू की बात करें, तो हिमाचल में इस जगह में भी इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा चंबा में आपको इंस्क्रिप्शन कुछ मिले हैं। जो चंबा के इंस्क्रिप्शन है, ये आपके मुख्यतः शारदा और टांकरी लिपि में लिखे गए थे। वहीं एक और इंस्क्रिप्शन आपको खनियारा कांगड़ा में भी मिलते हैं। इसके अलावा पथियार में इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। ठीक है, खनियारा कांगड़ा में जगह है, तो इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन आपको बताते हैं क्या है कि इतिहास में जो राजा हुआ करे, तो राजा कुछ कॉइन्स निकालते थे, तो उन कॉइन पे उनका नाम लिखा होता था राजा का। जैसे समुद्रसेन का नाम आपको कुल्लू के निर्मंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मिलता है। तो ये हमें जानकारी देते हैं कि उस टाइम के इतिहास में राजाओं के बारे में, है ना। और इसके अलावा इतिहास की जानकारी हमें जो राजाओं के बारे में जो टेक्स्ट लिखे जाते थे, या यूं कहे कि लिटरेरी सोर्सेज से आपको उनकी जानकारी मिलती है, और इंस्क्रिप्शन से भी उनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इतिहास के बारे में हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपने बताना है कि 630 से 648 ईस्वी में
कौन सा फॉरेन ट्रैवलर आपके जो किंगडम त्रिगर्त कुल्लूत में आया था? तो कौन सा जो फॉरेन यात्री है आपके कुल्लूत और त्रिगर्त जनपद में कौन से यात्री ने यात्रा की थी 630 से 648 ईस्वी के बीच में? तो ये आपका युआन सेंग उस टाइम पे आया था। भारत में अगर बात करें उस समय पे रूलर थे नॉर्थ इंडिया में जिनका दबदबा हुआ करता था, वो हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन नेशनल लेवल पे आपकी बात करें उत्तरी भारत में, तो उस टाइम हर्षवर्धन रूलर हुआ करते थे। उन्हीं के टाइम में युआन सिंह आया था। तो उस समय पे हिमाचल भी कुछ जनपदों में विभाजित था। अब उन जनपदों में एक तो आपके त्रिगर्त थे, त्रिगर्त जो आज का कांगड़े वाले इलाके सारे उसके आसपास के हैं। दूसरा कुल्लूत जिसको हम बोलते हैं। तीसरा हमारे पास औदंबर और चौथा अपने पास कुलिंदा, ठीक है। तो इनकी लोकेशन अगर बात करें तो कुल्लू के आसपास वाला जितना इलाका था, जितना एरिया है, वो कुल्लू के आसपास वाला। और औदुंबर की अगर हम बात करें तो औदुंबर जो आज का पठानकोट और अपना ज्वालामुखी वाला इलाका, ज्वालामुखी जी का इलाका, और होशियारपुर और गुरदासपुर का एरिया, जो वो वाला एरिया है, तो वो औदुंबरा के जनपद के अंडर आता था। और कुलिंदाज वाला अपना जो यमुना नदी के आसपास वाला इलाका, यानी आज का हम कहे सिरमौर और उसके आसपास का एरिया। तो ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो हर्षवर्धन के टाइम में युआन सिंह आया था। युआन सिंह ने ही कुल्लूत और त्रिगर्त की यात्रा भी इस टाइम की थी। वहीं अगर अन्य यात्रियों के बारे में दूसरा बी ऑप्शन में फॉस्टर दिया हुआ है, ठीक है। फॉस्टर आपका 1783 के आसपास आया था, 1783 के आसपास, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, या फिर यूं कहे कि उन एरिया का विजिट किया था उन्होंने। कुछ हिमाचल के बारे में या फिर त्रिगर्त कुल्लूत जो भी उस टाइम जनपद हुआ करते थे, तो उनके बारे में इन यात्रियों ने अपना वर्णन किया था। तो फॉस्टर 1783 में आया था। वहीं मूरक्राफ्ट फेमस यात्री 1820 से 22 के बीच में आता है। और फिर चार्ल्स यूगेल की अगर हम बात करें तो चार्ल्स यूगेल 1835 से 39 के बीच में विजिट करता है हमारे हिमाचल प्रदेश को। तो इनको भी आप देख लेंगे कि ये इन्होंने कब कब विजिट किया था। युएन सेंग, फॉस्टर, मूरक्राफ्ट और चार्ल्स यूगेल, ठीक है। वहीं जो जनपद थे हमारे पास, है ना, त्रिगर्ता, कुल्लूत, औदंबर और कुलिंदाज, ये जो जनपद थे इनके बारे में हमें महाभारत में भी मिलता है, महाभारत में भी वर्णन मिलता है। और पाणिनि ने जो टेक्स्ट लिखे उनमें भी इनका वर्णन मिलता है। किनका? त्रिगर्ता, कुल्लूत, औदुंबर और कुलिंदा का, जो हमारे रिपब्लिक क्या बोलते, ये जनपद थे, है ना, इनका वर्णन मिलता है। तो इसके अलावा तो इन जनपदों में मुख्यतः रिपब्लिकन सिस्टम था। रिपब्लिकन 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 सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। यानी जो राजा है, जो लीडर है, वो चुने जाते थे, ठीक है। और इनको इस संघ जनपद इनको पाणिनि ने बोला था। और उनको आयुद्धजीवी संघ बोला गया था। मतलब जो जिनका पेशा युद्ध करना था, है ना, ये आप याद रख सकते हो।
इस तरह से आप जनपद हिमाचल प्रदेश के देख सकते हैं। तो कुल्लूत, इस क्वेश्चन में देखिए, कुल्लूत जनपद की स्थापना किसने की थी? सुशर्मा चंद्र, विहंग मणिपाल, अशोक या फिर हर्षवर्धन? तो इसका करेक्ट आंसर है विहंग मणिपाल। जो कुल्लूत जनपद था उसकी स्थापना विहंग मणिपाल द्वारा की गई थी। ठीक है, विहंग मणिपाल द्वारा कुल्लूत की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें, सुशर्मा चंद्र ने आपके त्रिगर्त की स्थापना की थी। और ये वही सुशर्मा चंद्र था जो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ा था। इसने त्रिगर्त की स्थापना 8वीं से, ऐसा बोला जाता है कि 8वीं से 9वीं शताब्दी बीसी, मतलब आज है 2025 एडी, है ना। तो 2025 से भी अगर हम 900 या 800 या 900 साल पहले, है ना, चले, तो कितना हुआ फिर वो, उनमें ऐड करेंगे हम 800 900, ठीक है, 800 या 900, चलो 900 800 देखते हैं। तो लगभग 2800 साल पहले, या 2800 साल पहले की बात है ये, जब ये स्थापना हुई थी 8th to 9th BC एरा में। तो वहीं अशोक की अगर हम बात करें, तो अशोक मौर्य साम्राज्य, जो मगध में स्थापना हुई थी मौर्य साम्राज्य की, मौर्य साम्राज्य का ही एक रूलर, आपने अशोक द ग्रेट के बारे में सुना होगा। तो यही वो अशोक है जिन्होंने कलिंग का युद्ध में कलिंग का युद्ध लड़ा था, और उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था। तो वही अशोक, और अशोक ने विभिन्न स्तूपास बनाए थे। उन स्तूप में से कुछ स्तूप अपने हिमाचल में भी है। कुल्लू के कलाथ में शायद, है ना, कलाथ। तो कुल्लू के कलाथ में एक स्तूपा, जो अशोक द्वारा भेजे गए, जो बुद्धिज्म के प्रचार के लिए जो अपने मध्यमा को भेजते हैं, अपने एक डिसाइपल, और 4 मॉन्क्स उनके साथ भेजते हैं बुद्धिज्म का विस्तार करने के लिए। तो उसी दौर में ये कुल्लू के कलाथ में एक स्तूपास आपको देखने को मिलेगा। ये मेजर स्तूप नहीं है, एक माइनर स्तूप आप बोल सकते हैं। और अपना हर्षवर्धन की बात करें, तो हमने देख लिया था कि हर्षवर्धन के टाइम में अपना युआन सेंग, जो चाइनीज़ यात्री था, युआन सेंग चाइनीज़ यात्री हिमाचल आया था, और भारत भी आया था। उसी दौर में हिमाचल के त्रिगर्त और कुल्लूत की यात्रा की थी उसने। अगला प्रश्न है अपना नूरपुर स्टेट के बारे में, कि नूरपुर स्टेट का फाउंडर कौन था? जसपाल, जेठपाल, शिवरम चंद या पूरब चंद? तो ये उस समय की बात है जब हिमाचल में प्रिंसली स्टेट बनना स्टार्ट हो चुके थे। प्रिंसली स्टेट्स बनना स्टार्ट हो चुके थे। तो उसी दौर में एक प्रिंसली स्टेट नूरपुर स्टेट था, जो कांगड़ा के वेस्ट में पड़ता है, ठीक है। तो नूरपुर की स्थापना एक तोमर हम जानते हैं कि दिल्ली में उस टाइम राजपूत हुआ करते थे। तोमर राजपूत थे, एक नेम जेठपाल था उनका, जेठपाल। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। जेठपाल ने नूरपुर स्टेट की स्थापना की थी 1000 एडी में, 1000 एडी में। और नूरपुर की कैपिटल हमारे पास पठानकोट थी उस टाइम, पठानकोट कैपिटल। वहीं अगर हम जसपाल की बात करें, जसपाल ने अपने कुटलहर आगे चल के हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज इतिहास में देखेंगे, हर एक रियासत को। कुटलहर की स्थापना जसपाल ने कुटलहर की स्थापना की थी, ठीक है। ये अपने कांगड़ा और होशियारपुर के बॉर्डर में, होशियारपुर
के बॉर्डर में स्थित थी और 10 और लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास जसपाल ने कुटलहर की स्थापना की थी। वहीं सिबरम चंद और पूरब चंद देख लेते तो जो आपका सिबरन चंद थे, सिबरन चंद ने सिब्बा स्टेट की स्थापना की थी। सिब्बा जो गुलेर से अलग होके बना था 1450 एडी में, ये आप याद रखेंगे। और ये गुलेर कांगड़ा से अलग होके बना था, ठीक है। सिबरन चंद आप याद रखेंगे, सिब्बा स्टेट 1450 एडी। तो वहीं पूरब चंद ने अपने पास जसवां स्टेट की स्थापना की थी, जो कि ऊना के आसपास वाला आज का एरिया है। कई बार इनको पूरब चंद को परब चंद भी बोलते हैं, परब चंद भी बोलते हैं। जसवां स्टेट की स्थापना 1170 एडी में हो गई थी। तो ये दो ऑफशूट आप याद रखेंगे, जसवां कांगड़ा का ही ऑफशूट था, वहीं सिब्बा गुलेर का ऑफशूट था और गुलेर कांगड़ा से निकल के बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला अपना, बैटल ऑफ ढलोग किन के बीच में हुआ था? पहला जनार्दन और जगत सिंह के बीच में, या गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में, गुरु गोविंद सिंह और मुगल आर्मी के बीच में, और अमर सिंह थापा और राजा संसार चंद के बीच में। तो इसमें अपने पास बैटल ऑफ ढलोग अपना जनार्दन और जगत सिंह के बीच में हुआ था। अब जानते हैं कि कब हुआ था। ये 1623 में अपने पास हुआ था युद्ध, जिसमें जनार्दन ये राजा था कहाँ के, ये चंबा के राजा थे, ठीक है, चंबा। और जनार्दन के ही एक ब्रदर हुआ करते थे, बिशांबर। तो उन्होंने नूरपुर के राजा उस टाइम जगत सिंह हुआ करते थे, नूरपुर के राजा और चंबा, मतलब नूरपुर और चंबा के बीच में ये युद्ध होता है, जगत सिंह और जनार्दन के बीच में। और इस युद्ध में अपने पास जो जनार्दन का जो ब्रदर था विशांबर, ये मारा जाता है, इस युद्ध में मारा जाता है। और जो जगत सिंह था अपना, जगत सिंह को मुगलों का सपोर्ट होता है। तो ये 1623 में हुआ था। उसके बाद जो अपना जनार्दन थे, जब मुगल कोर्ट में दिल्ली में जब बुलाया जाता है नेगोशिएशन के लिए जनार्दन, तो वहाँ पे जनार्दन को भी अपने पास मार दिया जाता है, ठीक है। मुगल कोर्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है जब इनको नेगोशिएशन के लिए बुलाया जाता है, जगत सिंह और जनार्दन के बीच में नेगोशिएशन के लिए। तो इस तरह से अपने पास ये युद्ध हो जाता है। तो वहीं इसी याद में अपना ये जो जगत सिंह, ये अपने भाई की याद में एक फोर्ट बना देता है, जिसको हम कौन सा फोर्ट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं तारागढ़ फोर्ट, तारागढ़ किला। तारागढ़ किला कहाँ पे है? चंबा में था उस टाइम पे ना, चंबा में है। चंबा में किसने बनवाया था? जगत सिंह ने। किसकी याद में? अपने बड़े भाई सूरजमल। और कहाँ के राजा थे ये? नूरपुर के।
बाद में चल के हम देखते हैं कि जगत सिंह भी मुगलों के खिलाफ खुद भी रिवोल्ट कर लेता है, और लेकिन ये बाद में हार जाता है मुगलों से। और फिर जो ये नूरपुर का ये तारागढ़ फोर्ट जो था, साथ साथ में जो नूरपुर नूरपुर का फोर्ट था, और मनकोट मनकोट का किला, ये तीनों किले फिर मुगलों के अधीन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक और बात याद रखेंगे कि हमारे पास औरंगजेब उस टाइम हुआ करता ना, फिर कब 1678 में उस टाइम दिल्ली में कौन शासन कर रहा था? औरंगजेब। तो आप बताएंगे कि औरंगजेब का कंटेम्प्रेरी हमारे पास चंबा का वो राजा, जिसने, जब औरंगजेब ने ऑर्डर कर दिया था कि जो टेम्पल्स हैं उनको गिरा दिया जाए, तो एक राजा चंबा के हमारे हुआ करते थे, उन्होंने मना कर दिया था औरंगजेब के इस ऑर्डर को मानने से। उनका नाम चतर सिंह, छतर सिंह या चतर सिंह। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि औरंगजेब के ऑर्डर को मानने से किसने इनकार कर दिया था? टेम्पल तोड़ने के जो ऑर्डर दिया था उसने। ठीक है, तो ये चंबा के चतर सिंह हुआ करते थे। वहीं यहाँ पे एक और चीज़ हम याद करने की कोशिश करते हैं कि जो घमंड चंद कहाँ के शासक थे? घमंड चंद कहाँ के शासक थे? तो ये कांगड़ा के शासन थे। कब? 1759 के आसपास, जब दिल्ली में अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली का शासन हुआ करता था। और ये घमंड चंद के बारे में एक फैक्ट कि इनको 1759 में अहमद शाह दुरानी द्वारा 1759 में अहमद शाह दुरानी द्वारा कांगड़ा कांगड़ा के शासक जो थे, कौन? घमंड चंद। इनको जलंधर दोआब का नाजिम यानी गवर्नर, किसका? जालंधर दोआब के गवर्नर या नाजिम घमंड चंद को किसने नियुक्त किया था? अहमद शाह दुरानी ने, या अहमद शाह अब्दाली जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कब? 1759 ईस्वी में। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस की भी बात करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में हमारे पास थे गोविंद सिंह जी और भीमचंद। भीमचंद कहाँ के रूलर थे, ये आप बताएंगे। सेकंड था गोविंद सिंह जी और भीमचंद के बीच में कौन सा बैटल हुआ था? गोविंद सिंह और भीमचंद। तो ये तो बैटल ऑफ बघानी था, जो भीम सिंह और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में हुआ था, बैटल ऑफ बघानी। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1686 ईस्वी में हुआ था ये बैटल। तो इस बैटल के पीछे रीज़न था कि भीम सिंह जी और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जो एक एलिफेंट था, है ना, एलिफेंट, वाइट एलिफेंट, जिसको भीम सिंह ने गुरु गोविंद सिंह से मांगा था और उन्होंने मना कर दिया था। दोनों के बीच में फिर रिफ्ट हुई थी और फिर टेंशन्स अल्टीमेटली डेवलप हो गई थी। और अल्टीमेटली ये युद्ध याद रखेंगे आप, 1686 में बैटल ऑफ बघानी, गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के बीच में, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जीत गए थे। ठीक। और इसके दौरान इसी युद्ध में जो हिंडूर के राजा थे हरिचंद हरिचंद तो गुरु गोविंद सिंह का तीर हरिचंद को जाकर के लगता है हिंडूर, जो आज का नालागढ़ हम बोलते हैं, नालागढ़, हिंडूर। ठीक है, और ये भीमचंद जी कहाँ के थे? कहलूर के राजा, कहलूर जो आजकल का बिलासपुर जिला है, बिलासपुर। ये आप याद रखेंगे।
लेकिन बाद में जाकर के गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। आगे चल के हम देखते हैं दोनों मुगलों के खिलाफ फिर इकट्ठा आ जाते हैं। ठीक है, तो जब मुगल आर्मी और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जो युद्ध होता है आगे चल के नादौन, बैटल ऑफ नादौन, नादौन में, तो उसमें भीम सिंह और गुरु गोविंद सिंह एक साथ मुगलों को के साथ लड़ते हैं और इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हो जाती है और मुगल आर्मी डिफीट हो जाती है, हार जाती है नादौन में। तो नादौन में जो सिख आर्मी और मुगल आर्मी के बीच में युद्ध होता है, तो ये आप याद रखेंगे। बघानी का हमने देख लिया 1686 में भीम सिंह के बीच में और गुरु गोविंद सिंह के बीच में। और लास्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं कि लास्ट ऑप्शन में अपने पास दिया है कि अमर सिंह थापा और संसार चंद। तो अमर सिंह थापा और संसार चंद की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बैटल ऑफ महल मोरियां जिसमें बैटल ऑफ महल मोरियां, चौथे में बैटल ऑफ महल मोरियां आजकल कहाँ पे है, हमीरपुर में। तो वहाँ पे इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा सा जाते हैं। बैटल ऑफ महर मोरिया में अमर सिंह थापा और संसार चंद की जो सेना है, यानी गुरखा सेना और कांगड़ा की सेना, संसार चंद कांगड़ा के एक महान रूलर हुआ करते थे। तो अमर सिंह थापा एक गुरखा कमांडर, तो अमर सिंह थापा की एंट्री होती है जब संसार चंद जो कांगड़ा के रूलर थे, ये अपनी राज्य का विस्तार करने में लगे हुए होते थे और अन्य पहाड़ी राजा उनके खिलाफ हो जाते हैं। पहाड़ी राजा और पहाड़ों के राजा मुख्यतः जो कहलूर के राजा थे, कहलूर के राजा, हाँ, अपने पास महान चंद वो इनवाइट करते हैं अन्य राजाओं के साथ मिलके अमर सिंह थापा को कि संसार चंद के खिलाफ आप मोर्चा संभालिए। और इस तरह से इनविटेशन पे अमर सिंह थापा संसार चंद के खिलाफ महल मोरिया में 1806 ये डेट आप याद रखेंगे कि महल मोरिया में संसार चंद और अमर सिंह थापा यानी गोरखा सेना के बीच में युद्ध जो होता है, इसमें गोरखा सेना जीत जाती है, मतलब अमर सिंह थापा जीत जाते हैं, संसार चंद हार जाते हैं महल मोरिया नामक स्थान में। ठीक है, और इसमें आप याद रखेंगे कि महल मोरिया से आप याद रखेंगे कि मंडी के जो राजा थे, कौन से राजा थे जिनको महल मोरिया में कैद करके रखा हुआ था संसार चंद ने, उनको छुड़ा दिया जाता है। ठीक है, मंडी के राजा कौन से राजा थे? ईश्वरी सेन, शायद ईश्वरी सेन थे, ईश्वरी सेन। तो उनको भी ये छुड़ा लेते हैं अमर सिंह थापा और वहाँ से, क्योंकि संसार चंद हार जाते हैं ना, इसीलिए। तो इस युद्ध के बाद जो संसार चंद है वो 4 साल तक तो कांगड़ा के किले में ही रहते हैं। फिर अमर सिंह क्या बोलते हैं, संसार चंद अपने मदद मांग लेते हैं उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह से, रणजीत सिंह से महाराजा रणजीत सिंह से। और आगे चल के हम देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह यानी सिख आर्मी को लीड कर रहे थे। रणजीत सिंह एक ट्रीटी कर लेते हैं, एक संधि कर लेते हैं संसार चंद के साथ, और उस संधि का नाम क्या है याद रखेंगे आप। 1809 में ये संधि हुई थी ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी की ट्रीटी किसके बीच में? संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में, महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 24 अगस्त को ये संधि हुई थी, जिसके अनुसार संसार चंद की मदद के लिए रणजीत सिंह जी मान लेते हैं और गुरखाओं को हरा देते हैं, अमर सिंह थापा को आगे चल के हरा देते हैं। ठीक है, 1809 में जाकर के। और उससे ये होता है कि जो सिखों का आधिपत्य यानी राज हो जाता है, फिर पत्य
कहाँ पे? नगरकोट, नगरकोट फोर्ट में, यानी कांगड़ा का किला, नगरकोट का किला सिखों के अधीन आ जाता है। और इसी शर्त पे रणजीत सिंह ने संसार चंद की मदद की थी, ठीक है। और सिखों का पहला गवर्नर, जो नगरकोट फोर्ट का पहला सिख गवर्नर यानी सिख नाजिम कौन घोषित किया जाता है? रणजीत सिंह द्वारा अपॉइंट किया जाता है मजीठिया जी को। मजीठिया, देसा सिंह मजीठिया, देसा सिंह मजीठिया को पहला किलेदार कांगड़ा फोर्ट का या नगरकोट फोर्ट का घोषित कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट हर चीज़ यहाँ पे जितनी भी बोली गई 1809 की ट्रीटी या फिर सिखों का पहला कांगड़ा नगरकोट फोर्ट का पहला सिख किलेदार देसा सिंह मजीठिया जी, और ये आप याद रखेंगे, है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि गोरखा फोर्सेस ने कांगड़ा फोर्सेस को किस स्थान पे हरा दिया था? तो ये हमने पिछले प्रश्न में ही देखा था कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी है क्या? नहीं, महल मोरिया, ठीक है, महल मोरिया नामक स्थान पे हरा दिया था गोरखाओं ने कांगड़ा की फोर्सेस को। गोरखाओं का नेतृत्व अमर सिंह थापा कर रहे थे और कांगड़ा फोर्सेस का संसार चंद, महाराजा संसार चंद, महाराजा संसार चंद। तो ज्वालामुखी तो हमने देखा था कि 1809 में जो संधि हुई थी अपने पास, ज्वालामुखी संधि, महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा संसार चंद के बीच में, तो ये तो उससे संबंधित थी, है ना, 24 अगस्त को जो हुई थी। फिर बैटल ऑफ बघानी भी हमने देखा था, भीमचंद, भीमचंद जी और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में, गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में 1686 के आसपास। ये सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फोर्थ में जो बैटल ऑफ ढलौग है, ये भी हमने देख लिया था कि ये अपने पास जो जनार्दन थे, और जनार्दन, राजा जनार्दन और जगत सिंह, जगत सिंह ये चंबा के और ये नूरपुर के राजा, इनके बीच में हुई थी ये बैटल 1623 में हमने देखा था, 1623 में। तो यहाँ पे हमने रिवाइज भी कर लिया एक हिसाब से ना पिछले क्वेश्चनों को। तो ठीक है, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है सिखों की और ब्रिटिशर्स के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, और सिखों और ब्रिटिशर्स के बीच में अपना सतलुज के आसपास वाला इलाके को कब्जा या कंट्रोल करने के लिए आपस में उनमें जद्दोजहद लगी रहती है। और साथ में एक और एंटिटी हमारे पास जो गुरखाज है। तो ये तीनों के बीच में पहाड़ी राज्यों के आसपास जो सतलुज के, ये सतलुज रिवर के नियर बाई इलाका है, उसको कंट्रोल करने के लिए सब में एक कंपटीशन रहता है और एक दूसरे के साथ बैटल्स भी चले रहते हैं इनके। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जातक फोर्ट की, जातक फोर्ट अपने पास आपको मिलेगा सोलन में, ठीक है। तो सोलन में अंग्रेज़ों और गुरखाओं ने और अंग्रेज़ों ने जो फोर्ट बनाए थे, तो उनमें से एक जातक फोर्ट था अपना, जो गुरखा का बेस हुआ करता था, एक तरह का बोल सकते हैं हम। रंजौर सिंह, रंजौर सिंह थापा, रंजौर सिंह थापा। तो जातक फोर्ट रंजौर सिंह थापा से संबंधित है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि अपनी पोजीशन को सोलन में स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुरखाओं ने भी कुछ फोर्ट्स, अपने बेस वहाँ पे स्थापित किए, और अंग्रेज़ों ने बाद में चल के उनको एक कैंटोनमेंट बना दिया था, कैंटोनमेंट जिसको हम बोल सकते हैं छावनी। बाद में ये छावनी क्षेत्र बन जाते हैं अंडर ब्रिटिशर्स। और आज भी हम हिमाचल में कैंटोनमेंट की बात करें यानी छावनी क्षेत्रों की बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे। तो सोलन में ही अगर हम बात करें
तो सोलन में ही प्रेजेंटली हम देखें तो हमारे पास एक कसौली, दूसरा डगशाई, तीसरा हमारे पास सुबाथू। ये ऐसी जगह हैं जिसको पहले अपने पास गोरखाओं ने और फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एस्टेब्लिश किए थे अपने बेसिस, और अभी हमारे पास ये इंडियन आर्मी के अंडर ये सैन्य छावनी है, मतलब आर्मी की कैंटोनमेंट एरियाज में आती है। इसके अलावा जटोग में भी जटोग जटोग में भी एक छावनी हमारे पास देखने को मिलेगी, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, है ना, शिमला के नियर जतोग में। और जतोग से आप याद रखेंगे कि जतोग में एक रिवोल्ट भी हुआ था, उसको हम आगे चल के देखेंगे, है ना। इसके अलावा अपने पास एक चंबा के बकलोह में आपको मिलेगी आर्मी कैंटोनमेंट एरिया, और डलहौजी में मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि पहला सिख गवर्नर नगरकोट फोर्ट का कौन था, ये हमने पहले डिस्कस कर दिया। तो पहले जो सिख गवर्नर को अपॉइंट किए गए थे वो कौन थे, देसा सिंह मजीठिया थे, ठीक है, देसा सिंह मजीठिया हमने देखा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, जस्सा सिंह रामगढ़िया की, तो ये जो सिखों की मिसलें बनी थी बाद में जाकर के, 12 मिसलों में सिख आपके बंट गए थे। 12 मिसलों में से जो रामगढ़िया मिसल थी, रामगढ़िया मिसल रामगढ़िया मिसल उनमें से एक थी। तो उनका पहले जो चीफ थे वो जस्सा सिंह रामगढ़िया थे, ठीक है। और जस्सा सिंह रामगढ़िया और ये 12 मिसलों में जो सिख बने थे, उन्होंने हिमाचल पे कब्जा करने के लिए अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल किया था। तो उनमें से एक जस्सा सिंह रामगढ़िया भी था, और जिन्होंने अपने हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख किया था, अटैक किया था कब्जे में लेने के लिए, जस्सा सिंह तो रामगढ़िया मिसल के थे। तो ये जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये बात 1759 से 1717 के आसपास की है, 1770 के आसपास की, जब हिमाचल पे इन्होंने अटैक किया था, ठीक है। और 1759 से हमें एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि घमंड चंद को जालंधर दोआब का नाजिम घोषित किया जाता है, गवर्नर घोषित किया जाता है। हमने देखा था अहमद शाह दुरानी द्वारा, घमंड चंद चंबा के राजा। बाद में जाकर के हम देखते हैं कि जय सिंह कानिया ऑप्शन 2 में दिया गया है कि जय सिंह कानिया रामगढ़िया मिसल के जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा देते हैं, जय सिंह कानिया। तो मिसलों में भी आपस में जो सिखों की मिसलें थी उनमें भी आपस में बैटल चलते रहते हैं, और कंट्रोल करने के लिए हिली एरियाज़ को। तो जय सिंह कानिया जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा देते हैं फिर बाद में 1775 एडी में, है ना। और जो कांगड़ा मोस्टली अपना जो हिली स्टेट का मतलब पंजाब के साथ लगता हुआ अपना कांगड़ा को कंट्रोल करने के लिए इनमें जो टसल चली रहती थी मिसलों में आपस में। तो जय सिंह कानिया जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा देते हैं 1775 ईस्वी में, ठीक है। और चौथे ऑप्शन में तो अमर सिंह थापा जो गोरखा कमांडर थे, इनकी बात तो हमने पहले कर दी। तो यहाँ पे हमें कांगड़ा फोर्ट को ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट है। तो कांगड़ा फोर्ट अपना मुगलों के अंडर अपना रहा था, है ना, 1620 से लेकर के लगभग 1781 तक। और 81 में हम देखते हैं कि 81-82 में 1781 से 82 के बीच में हमारे पास जो कांगड़ा फोर्ट है उसका कंट्रोल अपने पास फिर से संसार चंद के पास आ जाता है, और अपने पास
1783 में जो कांगड़ा का किला है वो सिखों के अधीन आ जाता है। ठीक है, सिखों के अधीन आ जाता है और ये सिखों के अधीन 1787 तक रह जाता है। और सिखों में जो इसको कंट्रोल करने वाले सिख मिसल के थे वो जय सिंह कानिया थे। जय सिंह कनिया, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से कांगड़ा के किले को कब्जा करने के लिए भी ये टसल हो जाती है। तो हम कांगड़ा के इतिहास में इसके डिटेल में बात करेंगे, कांगड़ा फोर्ट की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वाज साइंड इन विच ईयर? 2 दिसंबर 1815, 24 अगस्त 1809, 9 मार्च 1846 और 6 मार्च 1815। तो ज्वालामुखी की ट्रीटी के बारे में हमने पहले बात की थी कि 24 अगस्त 1809 में महाराजा संसार चंद कांगड़ा के रूलर जो थे और महाराजा रणजीत सिंह जो सिख एम्पायर के कमांडर थे, राजा थे। ठीक है, इनके बीच में ज्वालामुखी की संधि साइन हो जाती है और इस ट्रीटी के अंदर यानी इस संधि के अंदर महाराजा संसार चंद जो अपने 66 गांव और साथ ही साथ अपना जो कांगड़ा का किला था उसको सिखों को देने के लिए मान जाते हैं, है ना। और रणजीत सिंह के अंडर ये कांगड़ा का किला भी आ जाता है और पहला किलेदार गवर्नर जो कांगड़ा फोर्ट का सिख किलेदार जो बन जाते हैं वो देसा सिंह मजीठिया को बना देते हैं। देसा सिंह मजीठिया, रणजीत सिंह जी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 2 दिसंबर 1815 की, 2 दिसंबर 1815 को हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी एक और हुई थी, संधि, और ये संधि थी सुगौली की संधि। सुगौली की संधि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीटी। और ये अपने पास जो जो गुरखा थे और ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में हुई थी। और इस ट्रीटी के अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने गुरखाओं को सतलुज के पार धकेल दिया था। ठीक है, और अल्टीमेटली सुगौली की ट्रीटी रेटिफाई कब हुई थी? 4 मार्च 1816 को ऑफिशियली रेटिफाई हो गई थी ये ट्रीटी। ठीक है, तो ये सुगौली की संधि गुरखा और ब्रिटिशर्स के बीच में। तो गुरखाओं की तरफ से हमारे पास राजगुरु गजराज मिश्रा थे और ब्रिटिशर्स की तरफ से सिग्नेटरी जो थे वो ब्रेड शॉ थे। और बाद में जब रेटिफाई हुए तो ऑक्टर लोनी गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया के, तो उन्होंने रेटिफाई किया था उस टाइम पे। वहीं अगर हम बात करें 9 मार्च 1846 की, उससे पहले हम देख लेते हैं 6 मार्च 1815। 6 मार्च, पहले 6 मार्च 1815 को देख लेते हैं पहले। इस दिन अपने पास सनद दी गई थी। सनद एक डॉक्यूमेंट जो ब्रिटिशर्स प्रदान करते थे। सनद दी गई थी बिलासपुर का राजा उस टाइम हुआ करते थे महान चंद। तो बिलासपुर को सनद प्रदान की गई थी। तो ये सनद ब्रिटिशर्स एक डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट के रूप में किसी प्रिंसली स्टेट के साथ करते थे, जिसमें कुछ शर्तें होती थी जो स्टेट को माननी पड़ती थी। जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में ब्रिटिश के जो व्यापारी होते थे उनको फ्री एक्सेस देना पड़ता था राजाओं को। दूसरा,
अपने पास उनको लेबर प्रदान करनी पड़ती थी बेगार के लिए। कोई भी अगर ब्रिटिशर्स काम करना चाहते थे तो उसके लिए लेबर प्रदान करनी पड़ती थी स्टेट को। और थर्ड, किसी भी स्टेट को एक 12 फीट चौड़ी सड़क बनानी पड़ती थी अपने स्टेट में, ताकि ब्रिटिशर्स व्यापार आसानी से कर सके। तो इस तरह की शर्तें लागू करते थे और ये सनद ये कहलाता था, ये डॉक्यूमेंट। ब्रिटिशर्स ये करते थे स्थानीय राजाओं के साथ आफ्टर विनिंग द वॉर। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो सनद प्रदान की गई थी, सनद प्रदान की गई थी 4 सितंबर को कुछ अन्य स्टेट्स को भी, कुछ अन्य प्रिंसली स्टेट्स को भी, जिसमें धामी एक था और महलोग एक था, और साथ ही साथ अपने पास भज्जी रियासत भी थी, जिनको ब्रिटिशर्स ने सिमिलर सनद अलॉट की थी। ठीक है, तो अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो 9 मार्च 1846 ऑप्शन था। तो 9 मार्च 1846 में अपने पास लाहौर संधि हुई थी। और ये संधि अपने पास हुई थी पहला जो एंग्लो सिख वॉर है उसकी समाप्ति के बाद, जब ब्रिटिशर्स जीत गए थे सिखों से, तो उसके बाद उन्होंने संधि साइन की थी। तो लाहौर संधि 9 मार्च 1846 को साइन करी थी। तो ये सिखों के जो उस टाइम पे राजा थे, 7 साल के थे मात्र ये, दुलीप सिंह। तो इनके साथ ब्रिटिशर्स ने साइन की थी ये संधि, जिसके अंतर्गत जो सतलुज रिवर के साउथ में जो एरिया पड़ता है वो ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया था, जिसमें जो इम्पोर्टेंट जालंधर दोआब भी शामिल था। ठीक है, जालंधर दोआब वाला एरिया पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। इसी के अलावा 1846 में एक और संधि हमें याद रखनी है, जो है अमृतसर की संधि 1846 में 16 मार्च को ये इसी दौर में करी गई थी। किसके साथ? जो जम्मू के राजा उस टाइम पे महाराजा गुलाब सिंह थे, उनके साथ भी ब्रिटिशर्स ने ये संधि कर ली थी, जिसके अंतर्गत जो रावी और जो अपनी ब्यास के बीच का एरिया गुलाब सिंह जी को दे दिया गया था, ना। एक्सेप्ट इसमें अपने पास चंबा भी आता था, और गिलगित जो आजकल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वो एरिया भी शामिल था। लेकिन लाहौल स्पीति शामिल नहीं था। तो इसके बदले में जो गुलाब सिंह जी थे, उनको 75 लाख देना पड़ा था ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो ये अपने पास आप याद रखेंगे कि ब्रिटिशर्स, उनकी संधियां और सनद, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे हिमाचल की फ्रीडम स्ट्रगल को। हिमाचल के फ्रीडम स्ट्रगल को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल से जो प्रश्न बन सकते हैं इम्पॉर्टेंट, तो उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रीडम स्ट्रगल, उसके साथ प्रजामंडल से प्रश्न बन सकते हैं, प्रजामंडल मूवमेंट से, उनको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।